Hello everyone, I am Radha Pandey. Once again we are going to learn the chapter of class 11th biology, that is breathing and exchange of gases. आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होंगी। गैसेस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है दो तरह की गैसेस होती हैं जो हमारे बॉडी में जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक होती है ऑक्सीजन और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर, मैं पहले वो आपको समझाना चाहती हूँ। वैसे मैंने तो उस टॉपिक की काफी सारी बातें हैं पिछली किसी एक वीडियो में मैंने करा रखी है, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मैं उसमें से जितनी भी जरूरी बातें हैं जो यहाँ समझने के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चलिए बात को समझते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? आपके बॉडी में दो जगह पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कराना पड़ता है। एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एल्वियोलाई और आपके ब्लड वेसल्स के बीच में होता है, और दूसरा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो आपके बॉडी टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में होता है। अब वो कहां पर होता है इस बात को समझो, देखना जरा। अगर मैं इसी फोटो के अंदर मैं चूंकि बनाऊंगी उन सारे चीज को भी देखना जरा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको पता है कि ये आपका, समझो पहले थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर बना के दिखाती हूँ, फिर उस पर ही चलती हूँ मैं। ये आपका लंग्स है, ठीक है, जो कि मैंने पीछे भी फोटो बना रखा है। मैं एक रफ फोटो बना रही हूं बस, ठीक है। आपको बनाना नोट्स में वो फोटो है, ये फोटो नहीं बनाना। लंग्स है आपका ये, ठीक है। अब लंग्स के भीतर आपको मैंने बता रखा है कि लगभग 300 मिलियंस एल्वियोलाई दोनों लंग्स को मिलाकर के मौजूद होते हैं। और याद करो मैंने पिछली क्लास में कहा था कि हम लोग करीबन करीबन 1 मिनट के अंदर एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो 12 से 16 बार सांस लेता और छोड़ता है, मतलब हवा को लेता है और हवा को छोड़ता है। और हर एक बार में वो आधा लीटर गैस को अंदर लेता है, आधा लीटर जो आपका एयर है उसको अंदर लेता है। अब तुम ये नहीं कह सकते हो कि जो आधा लीटर एयर अंदर लिया गया है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन होगा। मेनली ऑक्सीजन होगा जब हम ले रहे होते हैं, तो क्योंकि उसके पीछे भी वजह है, मैं बताऊंगी ऐसा क्यों है। ठीक है, क्यों हम लोग जो एयर को इंस्पायर करते हैं, जो अंदर लेते हैं इंस्पिरेशन के दौरान, उसमें क्यों ज्यादा ऑक्सीजन ही होता है, इसका भी जवाब दूंगी मैं। लेकिन फिलहाल पहले इस बात को समझ लो कि जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम अंदर लेते हैं जिसमें से मेनली ऑक्सीजन होता है। और जब हम गैसेस को छोड़ते हैं तो वहां पर भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, मतलब वहां ऑक्सीजन भी होता है लेकिन मेनली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आई थिंक ये बात पहले समझ में आ गई होगी तुमको। तो ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि एक हेल्दी नॉर्मल आदमी जो सांस ले रहा है 1 मिनट के भीतर, वो 12 से 16 बार सांस लेता भी है और सांस छोड़ता भी है। और हर एक बार में वो आधा लीटर एयर को, आधा लीटर गैसेस को, जब मैं गैस बोलती हूं तो मैं मिक्सचर ऑफ गैस की बात करती हूँ, आधा लीटर गैस को अंदर लेता है और आधा ही लीटर गैस को निकालता है नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान। समझ में आ गई ये बात? अब यहां पर समझना कि जो अगर मैं इस बात को थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाए कि भाई एक बार आधा लीटर लिया गया है, मतलब 500 ml लिया गया है, और 12 से 16 बार सांस लिया जा रहा है, रेंज है ये, मिनिमम 12 बार मैक्सिमम 16 बार, है ना, ये एक रेंज बनाया गया है। तो करीबन करीबन 1 मिनट के भीतर एक हेल्दी नॉर्मल इंसान जो है वो लगभग 6 से 8 लीटर जो गैस है वो अपने भीतर लेता भी है और छोड़ता भी है। आई थिंक तुमको ये डेटा समझ में आ रहा होगा, क्लियर है क्या? और ये डेटा तुमको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है। समझ गए बात को? चलो पहली बात। दूसरी बात कि ये कहीं कहीं पर इसी को गैस की जगह ऑक्सीजन लिख देते हैं कि 1 मिनट में 6 से 8 लीटर ऑक्सीजन हम लोग अपने भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो भी इसको गलत नहीं कहा जा सकेगा, ठीक है। क्योंकि आपको अभी मैंने बोला कि जो हम सांस लेते हैं गैस को, जिस गैस को हम सांस में लेते हैं उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, मेनली ऑक्सीजन होता है, तो कहीं कहीं ऑक्सीजन भी लिख देते हैं। बट आपको आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि 6 to 8 लीटर ऑफ एयर आप अंदर लेते भी हैं और आप निकालते भी हैं, ठीक है, 1 मिनट के भीतर। पहली चीज। नेक्स्ट चीज पर आते हैं हम लोग। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो गैसेस अंदर ली जा रही हैं, ठीक है, ये गैसेस कैसे जा रही है अंदर भाई? सबसे पहले तो आपके लंग्स में गई, ठीक है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर ये गैसेस भरी पड़ी हैं। आपको बताया था लंग्स कुछ और नहीं होता है, एल्वियोलाई का कलेक्शन है, ठीक है। अल्टीमेटली एल्वियोलाई उसमें बिखरी पड़ी है और वहां पर बहुत सारी एल्वियोलाई हैं। मैंने अभी आपको जस्ट एक डेटा दिया, 300 मिलियन एल्वियोलाई दोनों लंग्स मिलाकर के होती है, पीछे भी क्लास में बता रखा है। तो इन एल्वियोलाई के भीतर भरा हुआ है गैस। अब थोड़ा सा पहले एक्सचेंज देख लेते हैं कहां कहां पे होता है। तो जरा देखना, ये आपका लंग्स हो गया, है ना, ये आपका लंग्स के पास हार्ट, ठीक है, ये आपका हो गया हार्ट,
ये वही फोटो है ना, हम लोग बस इसको दोबारा मैं तुम्हारे सामने बना के दिखा दे और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका हार्ट हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आपके बोर्ड पर कोई भी जो फोटो बनाई जाती है उसमें ये जो साइड होता है आपका, ऐसा मान के चलना है कि जिस बंदे की फोटो बनाई जा रही है उसका ये, वो बंदा मेरी तरह ही तुम्हारे सामने खड़ा है, ठीक है। तो मेरा ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां पर देखना जरा, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब समझना, मान लो यहां पर तुम्हारा कोई सेल है, ठीक है, सेल है, टिश्यू है, कुछ भी है, बॉडी टिश्यू है ना, इस तरह से। अब इसके भीतर ऑक्सीजन सारा कंज्यूम हो गया है एटीपी को बनाने में, और CO2 सेल के अंदर बना करके रखा हुआ है, CO2 प्रोड्यूस हो रखा है, तो सेल पूरा CO2 से भरा पड़ा है। अब ये तुम्हारा ब्लड वेसल है, ठीक है। इसके भीतर क्या डाल देगा सेल, CO2 डाल देगा, ठीक है। इसके भीतर सेल क्या करेगा, CO2 को क्या करेगा, डिलीवर कर देगा। तो ये लो CO2 को इसने डिलीवर कर दिया, समझ रहे हो बात को। अब ये यहाँ पर जो ब्लड वेसल है ये इस CO2 को लेकर के, मतलब CO2 रिच ब्लड को लेकर के इस ब्लड के अंदर डाला गया, ब्लड वेसल है ये, ठीक है। ये CO2 रिच ब्लड को लेकर के चला आएगा राइट एट्रियम में। कहाँ चला आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ला करके CO2 रिच ब्लड को यहाँ पर इस तरह से डाल दिया जाएगा, एंड देन फिर ये ब्लड जो CO2 रिच ब्लड है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल आ जाएगा। अब तुम ये बात समझ चुके होगे कि यहां पर ये जो लंग्स है उसका काम है ब्लड को ऑक्सीजनेट करना, उसमें O2 डालना, ठीक है। और सेल तुम्हारे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है, बॉडी पार्ट्स जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती हैं। तो मैम क्यों नहीं सेल से डायरेक्टली ब्लड को लंग्स के पास क्यों नहीं भेज देते हैं, ये बीच में हार्ट के पास क्यों भेजते हैं, हार्ट का क्या काम है वहां पर। बिल्कुल, ये भी एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, इस पर बात करेंगे, पहले 2 मिनट सुन लो मेरी बात को। देखना, राइट एंट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को डाल दिया गया, और ये कैसा ब्लड है, CO2 रिच ब्लड है, याद रखना है। अब ये जो तुम्हारा राइट वेंट्रिकल है ये इस CO2 रिच ब्लड को यहां से भेजेगा लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स के पास ये CO2 रिच ब्लड को भेज दिया गया, और ये CO2 फिर यहां से लंग्स के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। इधर लंग्स क्या करेगा, इसके अंदर ऑक्सीजन को यहां से डिलीवर करेगा, ऑक्सीजन इसके अंदर भर देगा, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजन को ये इसके भीतर डाल देगा, समझ रहे हो बात को। उठा करके ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये इस लंग से उठा करके ब्लड वेसल्स में डाल देगा। अब देखना, ये यहां पर फाइनली जब ऑक्सीजन को डाल दिया जाएगा तो अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्चुअली इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको तो कंज्यूम सेल को ही करना है, बॉडी पार्ट्स को ही करना है, लेकिन फिर भी ये डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स के पास ना जाकर के पहले जाएगा आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, सही है। लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया, और देखना ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने के बाद यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है अब भेजा जाएगा तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। यहां से इस ब्लड को हम लोग कहां भेजेंगे, बॉडी पार्ट्स में भेजेंगे, इस तरीके से। ये देखो बॉडी पार्ट्स को हमने ब्लड भेज दिया है, ठीक है। जो बॉडी के सेल्स हैं, बॉडी के जो टिश्यूज हैं, उनको हमने ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पर डिलीवर कर दिया है, और ये जा करके फिर से ऑक्सीजन सेल के अंदर घुस जाएंगी, ठीक है। ऑक्सीजन सेल के भीतर डाल दिया जाएगा, और यहाँ से CO2 उठा करके ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाएगा, सेम पाथवे फॉलो करेगा, सही है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर मुझे 2 चीजें बतानी है। तुम देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर CO2 रिच ब्लड को उठा करके सेल से, मतलब CO2 को उठा करके सेल से तुम्हारे ब्लड वेसल्स में डाला जा रहा है, और फिर ये CO2 तुम्हारे हार्ट से होते हुए लंग्स में पहुंचता है, फिर वहां से वो CO2 को उठा करके हम लोग आपके एल्वेलाई में और लंग्स में डाल देते हैं, और फिर ये CO2 यहाँ से लंग्स जो है इसको बाहर का रास्ता दिखा देता है, जिसको तुम एक्सपायरेशन प्रोसेस कहते हो। एक्सपायरेशन प्रोसेस कर लिया है तुमने। फिर इंस्पायरेशन से तुम ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, ठीक है। इंस्पायरेशन के दौरान तुम ऑक्सीजन को क्या करते हो, अंदर लेते हो, और ये ऑक्सीजन फिर से तुम्हारे लंग्स के थ्रू होते हुए तुम्हारे ब्लड वेसल्स में आता है, और ब्लड वेसल से ये तुम्हारे हार्ट में, हार्ट से फिर तुम्हारे ये बॉडी के अंदर चला जाता है, मतलब बॉडी पार्ट्स में उसको डिलीवर कर दिया जाता है। आई थिंक इतनी बात तुमको समझ में आई होगी। अब मेरी बात समझना, जब लंग्स का काम तुमको समझ में आ गया कि भाई लंग्स का काम ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है, ऑक्सीजन भरना है उसके अंदर, और ऑक्सीजन को कंज्यूम सेल करता है, तो बीच में हार्ट क्या कर रहा है,
तो बेटा समझो रोल दोनों का अलग अलग है। जो लंग्स है उसका काम है ब्लड को ऑक्सीजनेट करना, ऑक्सीजन डालना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, निकालना, ठीक है। जबकि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। अब क्यों पंप करना है भाई, समझो। अगर ये ब्लड जो तुम्हारे बॉडी पार्ट से निकला है, ठीक है, ये जो CO2 रिच ब्लड यहां से निकला है, अगर ये सीधा लंग्स के पास जाने की कोशिश करेगा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ का जो डायरेक्शन है, जो डिस्टेंस है, उसको ये प्रॉपर ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। सारा जितना भी ब्लड है, CO2 रिच ब्लड है, वो सफिशियंट अमाउंट में लंग्स के पास नहीं पहुंच पाएगा। इसको एक प्रेशर की जरूरत है, समझ पा रहे हो। तो उस प्रेशर को डेवलप करने के लिए, उस प्रेशर को जनरेट करने के लिए ब्लड वेसल्स के भीतर हम लोग क्या करते हैं, बीच में हार्ट का सहारा लेते हैं। तो ये ब्लड जो है, जो CO2 रिच ब्लड है, ये सबसे पहले हार्ट के पास जाता है, फिर हार्ट उस ब्लड को अपने वेंट्रिकल वाले हिस्से में भेजता है, अपने वेंट्रिकल वाले साइड में भेजता है। और वेंट्रिकल वाले साइड में भी क्यों भेजता है इसका भी जवाब दूंगी मैं, ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं, ब्लड वाले चैप्टर में हल्का सा बस थोड़ा सा आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ। क्योंकि एट्रियम से ज्यादा अच्छा वेंट्रिकल का जो वॉल होता है वो मोटा होता है और प्रेशर अच्छा डेवलप करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है आपका हार्ट, तो ज्यादा बढ़िया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर बिल्डअप करने में हेल्प कर पाता है। समझ पाए बात को। ये बात आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दिया है मैंने, जब आपको ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो बहुत डिटेल में समझाऊंगी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकल के भीतर क्या हुआ है, ब्लड को, CO2 रिच ब्लड को ट्रांसफर किया गया। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके एक बढ़िया अमाउंट में प्रेशर डेवलप करता है और फिर एक फुल प्रेशर के साथ ब्लड को ऊपर के डायरेक्शन में पंप कर दिया जाता है, जिससे सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड तुम्हारे लंग्स के पास पहुंचता है और उस सारे ब्लड को क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीजनेट कर दिया जाता है। फिर उसी तरीके से ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो तुम्हारे हार्ट में आता है और हार्ट में आने के बाद फिर से, अब सोचो, हार्ट में जब ब्लड पहुंचा तो अब ये ब्लड कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेट ब्लड है, O2 रिच ब्लड है, जो तुम्हारे लेफ्ट साइड के हार्ट में आया हुआ है। और इस ब्लड को तुम्हारे बॉडी के सारे हिस्से में जाना है, मतलब हार्ट से ऊपर वाला हिस्सा जो है उसमें भी जाना है, ब्रेन तक में भी पहुंचना है और नीचे वाले हिस्से में भी पहुंचना है। अब फिर से एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट में प्रेशर चाहिए ताकि ब्लड जो है वो तरीके से स्प्रेड हो सके आपके बॉडी के हर डिफरेंट पार्ट्स में, चाहे वो ऊपर का डायरेक्शन हो चाहे वो नीचे का डायरेक्शन हो। और इसी वजह से हार्ट के अंदर फिर से ये लेफ्ट वेंट्रिकल साइड वाले, मतलब वेंट्रिकल वाले पोर्शन में ब्लड को डाला जाता है, जहां पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर को बिल्डअप करने के बाद ब्लड को वहां से पंप किया जाता है, जिससे ब्लड आपके ऊपर वाले हिस्से में भी और नीचे वाले हिस्से में भी, दोनों ही तरफ आपका ब्लड जो है वो इक्वली मतलब जितना जिसको चाहिए उतना क्या हो जाता है, आपको स्प्रेड आउट हो जाता है, ब्लड फैल जाता है और ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया जाता है। तो आई थिंक तुमको अब ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लंग्स और हार्ट का काम क्या है। जो लंग्स है वो ऑक्सीजनेट करता है और जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेट नहीं करता, इवन खुद के उसके सेल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए जो कि लंग्स ही देगा। लेकिन हार्ट का जो काम है वो ये है कि एक सफिशिएंट प्रेशर वहां पर बिल्डअप करना, जिससे ब्लड को बॉडी के हर डायरेक्शन में जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतना के हिसाब से उसको स्प्रेड आउट किया जा सके। समझ में आ रहा है। और उसके लिए एक बढ़िया प्रेशर चाहिए था जो कि हार्ट क्रिएट करके दे रहा है। तो आई थिंक तुमको हार्ट का फंक्शन अब क्लियर हो गया होगा कि हार्ट यहाँ पर बीच में क्या कर रहा है। क्लियर है क्या। एक बात हो गई। दूसरी बात पर आते हैं। देखना यहाँ पर जो आपका गैस है, जो CO2 और ऑक्सीजन गैसेस हैं, ये दो जगह पर एक्सचेंज कर रही हैं। एक तो ये वाले पॉइंट पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर दूं तो मैं लिख सकती हूँ कि एट द पॉइंट ऑफ, देखो ये वाले पॉइंट पर, एट द पॉइंट ऑफ, आप एल्वेलाई भी कह सकते हो, आप लंग्स भी कह सकते हो, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि लंग्स से अल्टीमेटली ब्लड यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, एल्वेलाई होगा ना, उससे ही ये ऑक्सीजन को डाला जा रहा होगा और CO2 को उसमें लिया जा रहा होगा। लंग्स जो होता है वो फुल ऑफ एल्वेलाई होता है। तो एक्चुअली यही चीज हो रहा है। तो मैंने लिख दिया एट द पॉइंट ऑफ एल्वेलाई। एक एक्सचेंज यहाँ चल रहा है, एक एक्सचेंज यहाँ भी चल रहा है। और ये कौन सा एक्सचेंज है, ये कौन सा पॉइंट है, तो एट द पॉइंट ऑफ बॉडी टिश्यू। एट द पॉइंट ऑफ बॉडी टिश्यू। तुमको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं लिख लेती हूँ तो दिखेगा। एट द पॉइंट ऑफ बॉडी टिश्यू, जगह ही नहीं बचा यहाँ पर, रुको इस तरफ लिख देती हूँ मैं। एट द पॉइंट ऑफ बॉडी टिश्यू, एट द पॉइंट ऑफ बॉडी टिश्यू, एट द पॉइंट ऑफ बॉडी टिश्यू। बात समझ गए। एक तो बॉडी टिश्यू वाले पॉइंट पर एक्सचेंज हो रहा है और एक एल्वेलाई वाले पॉइंट पर एक्सचेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये चीजें भी हो गई। अब देखना जरा सा, ये दो जगहों पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं। ऑक्सीजन को यहां पर लंग्स से ब्लड वेसल्स में डाला जा रहा है और CO2 को ब्लड वेसल से लंग्स में, जबकि यहां पर ऑक्सीजन को ब्लड वेसल से सेल में डाला जा रहा है और सेल से CO2 को ब्लड वेसल्स में। ठीक है।
ये दोनों ही पॉइंट पर अलग अलग तरह का, मैंने पीछे वाली क्लास में बताया भी था, रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो ये वाला पॉइंट है, यहां जो एक्सचेंज चल रहा है, इस एक्सचेंज को कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। पीछे वाली क्लास में मैंने इस बात को बताई थी, ठीक है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना, पूरा वीडियो देख लेना। रेस्पिरेशन कहते हैं इसको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि सेल के पास जो ये एक्सचेंज चल रहा होता है, सेल के भीतर जो ये सेल के पास जो एक्सचेंज चल रहा होता है, ब्लड वेसल से ऑक्सीजन को लिया जाना और CO2 को उसमें डाला जाना, इसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। बेटा क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। लिख देती हूँ, लिख लोगे ना पूरा, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आई थिंक तुमको यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई होंगी। पहली चीज कि यहाँ पर हार्ट का क्या यूज है ना, लंग से उसका डिफरेंट फंक्शन किस तरीके से, और दूसरा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ पे हो रही है, और यही वो दो जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। सही है। अब ये गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है भाई? ये गैस इस तरीके से ब्लड वेसल में आ गया और कैसे ये ब्लड वेसल्स के थ्रू चल देता है? तो एक्चुअली गैस जो है वो तुम्हारे ब्लड वेसल्स के भीतर जब घुसता है, तो ब्लड वेसल्स के भीतर तुम्हारी ब्लड है, और ब्लड का, अब यहां पर कुछ चीजें समझो जरा, देखो इसको मैं पूरा हटा रही हूं, ठीक है, देखना ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पर आ चुके हैं। आ जाओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हेडिंग लगा लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। यहां पर कुछ बातें जो मैंने कही थी पीछे भी, इस फोटो में ही मुझे करना है। यहां पर क्या हो रहा होगा, ऊपर की तरफ CO2 डाला जा रहा होगा, और अंदर की तरफ यहाँ पे क्या आता होगा, O2 आता होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर सेल से CO2 डिलीवर किया जाता होगा, और सेल के भीतर यहाँ पर ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता होगा। समझ में आ रहा है क्या? इस जगह पर हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, लिख लोगे ना इसको। और यहां पर कहते हैं इसको इंटरनल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। आई थिंक क्लियर है सारा बात। चलो अब समझना जरा, अब ये पीछे वाली जितनी बात है उसको मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, जो कि तुमको अब समझ में भी आ चुका है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में देखो, तुम्हारे पास कितने तरह की गैसेस हैं भाई? दो तरह की गैसेस ही तो बॉडी के भीतर ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है CO2। आज हमें ऑक्सीजन वाले टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है, CO2 वाला नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, ठीक है। देखना जरा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना है, और मैं कुछ अभी और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगी, लेकिन पहले इसको सुन लो। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो भाई कैसे ट्रांसपोर्ट हो गया ऑक्सीजन, है ना? तो समझो जरा, देखो यहाँ पर मैं एक पीछे फोटो बनाई थी मैंने उसकी, मैं दोबारा फोटो बना रही हूँ, और साथ में यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा बातें बताऊंगी। देखना, ये है एल्वियोलाई, तुम जानते हो ये बात, ठीक है, और ये है तुम्हारा ब्लड कैपिलरी, ये है तुम्हारा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ये है तुम्हारा ब्लड कैपिलरी। अब देखना, तुमको बताया था कि जो ब्लड कैपिलरी होती है वो बहुत ही पतली ब्लड वेसल होती है, ठीक है, इतनी पतली कि किसी भी चीज का अगर एक्सचेंज कराना हो तो कैपिलरी से ही पॉसिबल है। एक्सचेंज का मतलब समझते हो ना, किसी भी चीज को बाहर अंदर करना हो तो सिर्फ कैपिलरी से ही पॉसिबल है। बाकी जो दूसरी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी हो गया, वेन्स हो गए, इनसे नहीं पॉसिबल होता, उनके वॉल बहुत मोटे होते हैं। अब मैं डिफरेंस बताऊंगी जिनको नहीं पता है कि आर्टरी, वेन, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, वेना कावा, आयोटा में क्या डिफरेंस होता है, कैपिलरी में क्या डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगी, लेकिन ये अगले चैप्टर का टॉपिक है तो वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी एक बात तो याद रख ही सकते हो कि ब्लड के भीतर जो गैसेस हैं, अगर उसको एक्सचेंज करना हो, उसको अंदर बाहर कराना हो, तो कैपिलरी के वॉल से ही एक्सचेंज पॉसिबल है, और किसी भी आप दूसरे ब्लड वेसल से एक्सचेंज नहीं करा सकते हैं उतना बढ़िया जितना कैपिलरी से करा सकते हैं, क्योंकि इसकी वॉल जो होती है, जो दीवार होता है इसका, वो वॉल बहुत पतला होता है, एक सेल की लाइनिंग होती है। और एक और चीज जो तुमको शायद मैंने पीछे क्लास में बताई थी, एनिमल टिश्यू चैप्टर जब पढ़ा दूंगी तो तुमको और क्लैरिटी हो जाएगा ये बात। जो आपके ब्लड कैपिलरी जो होती है, जो ये कैपिलरी है, इसका जो वॉल होता है, इस पर इपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है। किसी भी, आपने पढ़ा था ना, आपने सुना होगा, आपके बॉडी में 4 तरह की टिश्यूज होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उसका काम होता है बॉडी में हर जगह लेयर बनाना, कवर करना बॉडी को, ठीक है, एक तो काम उसका ये होता है। दूसरा कि बड़ा फेमस इसका एक काम होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के तौर पे बहुत जगहों पे एक्ट करता है, लेकिन सारा नहीं। एपिथेलियल टिश्यू में भी कई सारे टाइप होते हैं, क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है, स्क्वेमस होता है। जो इसका स्क्वेमस वाला टाइप है, एक्चुअली समझो स्क्वेमस क्या चीज है, कोई सेल इतना मोटा है
तो किसी चीज को अगर यहां से यहां ट्रांसफर होना है तो इतने मोटे से ट्रांसफर होगा तो बढ़िया ट्रांसफर होगा, या कोई सेल इस तरह से पिचका हुआ है बिल्कुल और उस कोई चीज को ट्रांसफर होना हो तो बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। किस जगह पर, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? श्योरली दूसरे वाले केस में। भाई कोई चीज को इसमें ट्रांसफर होना हो तो थिकनेस बहुत कम है तो बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। इपिथेलियल टिश्यू की जो स्क्वेमस जो इसकी एक टाइप होती है, ये ऐसा ही सेल होता है। इसके सेल्स बिल्कुल पिचके होते हैं, स्क्वीज्ड होते हैं, ठीक है, जिससे ये काफी पतली हो जाती है सेल्स और किसी भी चीज का जो ट्रांसफर है, जो डिफ्यूजन है, वो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो जो इपिथेलियल टिश्यू है, इसका जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाने के भी काम आता है। मतलब कहीं पर भी डिफ्यूज करना हो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो बड़ा आसानी से इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है और वो चीजों को ट्रांसफर करने में हेल्प भी करता है। समझ पा रहे हो बात को? यहां पर ये जो तुम्हारा ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, इस ब्लड कैपिलरी के ऊपर भी जो सेल की लाइनिंग है, अभी मैंने जस्ट बोला एक सेल की लाइनिंग है, वो एक सेल कोई और नहीं, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। समझ रहे हो बात को? कौन सी टिश्यू है यहाँ पर? एपिथेलियल टिश्यू है और उसमें भी कौन सा है? स्क्वेमस एपिथेलियल, जो स्क्वीज्ड होता है, पिचका हुआ होता है, ठीक है, जिससे ट्रांसफर करना क्या होगा, वॉल्स काफी पतली हो जाएगी, ट्रांसफर करना इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू मैंने बना दिया है। कोई दिक्कत? इसको इस स्पेशल एक नाम दिया जाता है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी के जो वॉल्स होते हैं, जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की जो लाइनिंग होती है, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको इंडोथीलियम बुलाते हैं, ठीक है, याद रखना है कि इसको क्या बुलाया जाता है? इंडोथीलियम। इंडोथीलियम इसको कहते हैं, इंडोथीलियम लाइनिंग, ठीक है, इंडोथीलियम लाइनिंग है ये। और किससे बनी हुई है ये? तो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। समझ में आ जाएगा? स्क्वेमस पूरा लिख दूं क्या मैं? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से इसको बनाया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखना जरा, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर जो आपका एल्वियोलाई है, उसके ऊपर भी एक वन सेल की लाइनिंग होती है और वो वन सेल कोई और नहीं, यही इंडोथीलियम ही होता है। मतलब इंडोथीलियम नहीं, सॉरी, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ही होता है, ठीक है, ताकि यहां से भी किसी भी चीज को छन करके अगर बाहर निकालना हो तो वो आसान रहे। और यही काम भी होता है एल्वियोलाई का, एयर को उठा करके बाहर डालना है और अंदर बाहर मतलब ब्लड वेसल से CO2 को लेकर के अपने अंदर रखना है ना। तो इसके भी वॉल्स कैसे होने चाहिए भाई? पतले ही होने चाहिए। तो इसलिए इसके भी वॉल्स यहाँ पर देखो पतले करने के लिए हमने स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का इस्तेमाल कर लिया है। समझ में आ रहा है तुमको ये बात? तो ये देखो, और इसको यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्वेमस एल्वियोलर लाइनिंग, एल्वियोलर लाइनिंग, एल्वियोलाई की लाइनिंग है ये। और ये भी किससे बनी हुई है? तो ये भी आपको बनी हुई है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से। नीचे वाला ही चीज है, लिख दिया है शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, जो एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है उसके नीचे यहाँ पर बेसमेंट सब्सटेंस होता है, यहाँ पर एक बेसमेंट का लेयर लगा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से क्या होता है? बेसमेंट का इस तरह से यहाँ पर लेयर लगा हुआ होता है, ठीक है। ये बेसमेंट का जो लेयर है ये कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है, इसमें कोई भी सेल नहीं होता है। तो याद रखना है ये नॉन सेलुलर लेयर है, ठीक है। ये लेयर कैसा है? नॉन सेलुलर लेयर होता है और ये पूरा ऊपर तक बना हुआ होगा, ठीक है, ये पूरा ऊपर तक बना हुआ होगा इस तरह से। यहां भी समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से ये आपका नॉन सेलुलर लेयर है। और सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये आपके जो ब्लड वेसल है इस पर भी होता है। और ये इतना मोटा मैंने बनाया है तुमको दिखाने के लिए, इतना मोटा नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए इतना मोटा मैंने बनाया है ताकि तुमको दिखा सकूं, प्रॉपर तुमको नजर आ सके। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से यहाँ पर बेसमेंट का लेयर होता है और नीचे भी होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ बना नहीं रही हूँ, समझ जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ गंदा हो जाएगा, नाम लिखा है मैंने। इस तरह से यहाँ पर भी इस तरह का लाइनिंग होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या भरा हुआ है तुम मुझे बताओ? ऑक्सीजन, O2 फील्ड है एल्वियोलाई के अंदर। तुमने इंस्पायरेशन प्रोसेस किया है, तुमने बाहर से ऑक्सीजन लिया है अंदर, ठीक है। अब O2 यहाँ फील्ड है, तो इस ऑक्सीजन को कितने लेयर क्रॉस करने पड़ेंगे? तो तुम ध्यान से देखो, एक तो ये वाला लेयर एल्वियोलर लाइनिंग, ठीक है, एल्वियोलाई की जो लाइनिंग है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की। दूसरा ये इंडोथीलियम वाली लाइनिंग, ये जो रेड कलर की तुमको दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर लाना है तुम्हारे इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को।
और बीच में देखो ये मोटा सा एक लेयर यहाँ पर ग्रीन कलर का मौजूद है, जिसको मैं एक ही लाइनिंग मान रही हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो बेसमेंट लेयर है। और ये बेसमेंट लेयर कैसा होता है? नॉन सेलुलर होता है। समझ गए बात को? नॉन सेलुलर लेयर होता है और इस नॉन सेलुलर लेयर से भी आपको पास कराना पड़ेगा ऑक्सीजन को। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन को ये 3 लेयर क्रॉस करने पड़ेंगे। क्या? एक लेयर ये वाला, एक लेयर ये वाला और एक लेयर ये वाला। सही है क्या? ये 3 लेयर जब ये क्रॉस करता है ऑक्सीजन, तब जाकर के ऑक्सीजन आपका ब्लड वेसल्स के भीतर, मतलब कैपिलरी के भीतर पहुंचता है। ये आपका ब्लड कैपिलरी है, इसको आप लिख लो यहाँ पर। ये आपका जो है ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है। सही बात है क्या? है ना? और ये एल्वेलाई है, और ये एल्वेलाई है। एल्वेलाई एक प्लूरल टर्म है, बताया है पीछे, है ना? एल्वेलर जो होता है, एल्वेलस जो होता है, वो सिंगुलर टर्म होता है, एक एल्वेलाई को कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे के लिए एल्वेलाई वर्ड यूज करते हैं। मैंने लिख दिया एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलस लिख दूं? लो एल्वेलस लिख देती हूँ, एल्वियोलस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गई सारी चीजें। तो ये आपको, और ये मेम्ब्रेन जो है बहुत पतला होता है। ठीक है, ये आपको इसका जो थिकनेस होता है वो मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर से भी कम में होता है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत पतला होता है, दिख रहा है इतना मोटा, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है बड़ी आसानी से डिलीवर हो जाता है ब्लड के भीतर। अब सुनना, और CO2 यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये CO2 यहाँ से यहाँ हो जाता है, इसमें भी कोई खैर डाउट नहीं है। CO2 यहाँ से यहाँ डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ डिलीवर कर दिया जाता है। समझ गए बात को? अब ये ऑक्सीजन जब तुम्हारे ब्लड के भीतर जाएगा तो ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के भीतर 2 हिस्सा होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। ये सब ब्लड के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, जो कि मेनली वाटर होता है, उसके अंदर कुछ आयंस, कुछ प्रोटीन्स घुली हुई होती हैं। ठीक है, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो तुम्हारा ब्लड सेल्स होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं उसको, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ज्यादा चीजों को नहीं इसको एक्सप्लेन करना है क्योंकि वो आगे का टॉपिक है। ठीक है, वो ब्लड चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर जो ब्लड आया है, सॉरी ऑक्सीजन आया है, ये 2 जगह पर जाकर के शामिल होगा, ब्लड के 2 चीजों में शामिल होगा। पहला, एक तो तुम्हारे RBC के अंदर जाएगा ये, ठीक है, मतलब तुम्हारे सॉलिड पार्ट के थ्रू होकर के जाएगा ऑक्सीजन, इस RBC के अंदर आके बैठ जाएगा, सॉलिड पार्ट होके जाएगा। और दूसरा, जो यहाँ पर लिक्विड पार्ट मौजूद है ब्लड का, ठीक है, जो ब्लड का यहाँ पर लिक्विड पार्ट मौजूद है, जिसको तुम प्लाज्मा कहते हो, उसके भीतर भी ऑक्सीजन जो है वो क्या कर जाएगा? घुल जाएगा। समझ गए बात को? तो अब मैं यहाँ पर लिखने वाली हूं, तुमको आई थिंक ये समझ में आ गया कि जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए 2 मीडियम का यूज करता है। ब्लड मीडियम है, ब्लड के भीतर 2 हिस्से हैं और उस दोनों का यूज करता है। किस किस का? लिक्विड पार्ट जिसको तुम प्लाज्मा कहते हो उसका भी, और सॉलिड पार्ट जिसमें एक सॉलिड जो एक सेल जो है, सॉलिड पार्ट के अंदर सेल्स आती हैं, एक सेल जो है RBC, उसका इस्तेमाल करता है। और इन दोनों की मदद से जो तुम्हारा ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तुम्हारे बॉडी के भीतर। क्लियर है क्या? चलो, अब ये सारा कुछ मैं यहाँ पर हटाती हूँ और इसके जगह पर मैं सारा डिटेल्स लिखती हूँ जो मैं यहाँ पर तुमको बता रही थी। क्या क्या बोला मैंने तुमसे? कि ट्रांसपोर्टेशन जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 चीजों का होगा। अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, O2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना? तो O2 का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा? तो थ्रू ब्लड होगा, है ना? ब्लड के थ्रू तुम्हारा यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ब्लड है इसके भी 2 पार्ट हैं। इस ब्लड के भी कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। कौन कौन सा भाई? एक आपका लिक्विड पार्ट, एक आपका लिक्विड पार्ट है जिसको आप क्या बुला लेते हैं? जिसको आप प्लाज्मा कह लेते हैं, ठीक है। और दूसरा सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट जिसको आप क्या कह लेते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह लेते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स ना लिख करके सिर्फ लिख देती हूं ब्लड सेल, दैट इज RBC, ब्लड सेल, और वो भी कौन सा? RBC। इसको हटा देती हूँ, बाद में इसको लिख दूंगी जो काम आएगा, तो RBC, ठीक है, उसी का यूज किया जाता है। समझ गए बात को? और यहाँ पे लिक्विड पार्ट के तौर पे कौन यूज होता है? प्लाज्मा यूज होता है। समझ गए बात को?
अब कितना पार्ट किससे जाता है ये बात भी याद रखना है, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं तो आपका जो लिक्विड पार्ट है वो लगभग 3% आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जो आपका बचा हुआ 97% पोर्शन जो है ऑक्सीजन का, 97% जो ऑक्सीजन है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? उसको ट्रांसपोर्ट करता है आपका सॉलिड पार्ट, मतलब आरबीसी। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। 3% जो हिस्सा है वो लिक्विड पार्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और 97% पार्ट जो है वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात में, समझ आ गई ये चीज? चलो अब इसके आगे मूव करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि ये लिक्विड के थ्रू या सॉलिड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ। ये जो आपका आरबीसी के थ्रू जब आपका ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा होता है ब्लड के भीतर, तो वहां पर एक खास तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है, जरा सुनना। देखो, ये है आपका आरबीसी। अब जो लोग ये बात जानते हैं दैट्स टू गुड, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रही हूं मैं। आरबीसी आपके बॉडी में जैसे बाकी सेल्स होती है उसकी तरह ही एक सेल है, बस ये इसको ब्लड सेल है इसलिए इसको रेड ब्लड सेल कहा जाता है। इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, देखने में इसका अपीयरेंस रेड होता है, और बाकी ये ब्लड में मौजूद रहता है इसलिए इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रेड ब्लड सेल है, जैसे बाकी सेल्स के भीतर न्यूक्लियस होती हैं या बाकी जो सेल ऑर्गेनली होती हैं, यहाँ पर वो चीज नहीं होता है। ये जब आरबीसी शुरुआत में जब बना होगा तो इसके पास न्यूक्लियस रहता है, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाता है तो चूंकि इसका पर्पस जो होता है वो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना। अब ऐसे केस में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना हो तो अंदर में सेल की जगह खाली होने चाहिए, इसलिए क्या करता है अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनलीज को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको खत्म करता है। जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सारे ऑर्गेनली को ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। और अल्टीमेटली इसके भीतर जो आरबीसी के भीतर जो जगह होता है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? स्पेस वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना काफी इजी हो जाता है। समझ गए बात को? चलो अब देखना, इसके भीतर एक खास तरह का पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, इस पिगमेंट को हम लोग कहते हैं, यहाँ पर एक खास तरह का इस तरह से पिगमेंट मिलता है, और इस पिगमेंट को हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये जो हेमोग्लोबिन आपका पिगमेंट होता है, ये हेमोग्लोबिन पिगमेंट एक तरह से दो तरह के प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है हेम और दूसरा होता है ग्लोबिन। ये दोनों प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं। ये जो हेम आपका है प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसके भीतर देखना सेंटर में एक मेटल आयन पाया जाता है Fe+2। Fe+2 यहाँ पर सेंटर में मेटल आयन पाया जाता है, और ये आपका यहाँ पर इस तरह से और भी दूसरे एटम्स के साथ जुड़ करके ये हेम ग्रुप यहाँ पर ये फॉर्म कर लेता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हेम ग्रुप इस तरह से फॉर्म कर लेता है। और ये ग्लोबिन चेन तो प्रोटीन का ही सिंपल एक स्ट्रक्चर है। सिंपल नहीं, ग्लोबिन चेन जो होता है वो क्वाटनरी प्रोटीन होता है। जो लोग जानते हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हुए हैं, मैंने पीछे पढ़ाया भी है, अच्छी बात है। जो नहीं जानते वो सिंपल समझे कि प्रोटीन का एक चेन है। ठीक है, अब हेमोग्लोबिन के भीतर, अगर एक हेमोग्लोबिन के भीतर हम बात करें तो देखना जरा, मैं इस थोड़ा सा इस फोटो को और हटा देती हूँ, बाद में सब लिख दूंगी। देखना, अगर एक हेमोग्लोबिन की बात करें तो एक हेमोग्लोबिन में ऐसा 4 हेम ग्रुप होता है। ठीक है, ऐसा हेम ग्रुप 4 होता है, मतलब इस तरह से 4 Fe+2 आयन आपको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, और इन चारों Fe+2 आयन के साथ साथ आपको 4 ग्लोबिन चेन भी लगे हुए मिल जाएंगे। इस तरह से 4 आपको ग्लोबिन चेन भी लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, और ध्यान से देखना, ये जो आपका 4 ग्लोबिन चेन है, ये 4 ऑक्सीजन को अपने चेन से पकड़ लेते हैं। ठीक है, मतलब ये ट्रैप कर लेते हैं ऑक्सीजन को। 4 ऑक्सीजन इनके साथ बाइंड कर जाता है। एक ग्लोबिन चेन से एक ऑक्सीजन, 4 ग्लोबिन चेन से 4 ऑक्सीजन ट्रैप हो जाता है। ठीक है, इस एक एक हेम ग्रुप को HB बुला रहे हैं। ठीक है, HB बुला रहे हैं, है ना। बुक के अंदर तो हेमोग्लोबिन को ही HB बुला लेता है, लेकिन अभी मैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मूला तुमको लिखूंगी मैं, तो तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं ज्यादा आसानी के लिए बोलती हूँ कि एक हेम ग्रुप को ही HB बुला लेते हैं।
अब देखना यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ये हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर था, जब ये ऑक्सीजन के साथ नहीं बाइंड था, ठीक है, जब ये चारों ऑक्सीजन नहीं लगी हुई थी, तो ये आपका जो हेमोग्लोबिन था, ये सिंपल इसको हेमोग्लोबिन बुलाया करते थे हम लोग, है ना। जब ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया तो अब इसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन बुला रहे हैं। और कैसे, इसका क्या, इसका कॉम्बिनेशन का तरीका होगा, तो 4 हेमोग्लोबिन, ये वाला हेम ग्रुप प्लस ये ग्लोबिन चेन को एक साथ मिला के एचबी बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो 4 हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं HB4O8। 4 दूनी 8, 4 और HB4O8। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो HB4O8 है, वो कुछ और नहीं, इसी को कहा जा रहा है, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, तो इसका नाम होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन इसको कहा जाता है। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। समझ गए बात को। कहां पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, जहां जहां भी ब्लड के साथ ऑक्सीजन को घुलाया जाएगा वहां पर। तो ये चीज ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहां पर बन रहा होगा, सोचकर बताओ। तो ये तुम्हारे बॉडी के 2 जगह पर एक्सचेंज होना है। एक जगह पर ऑक्सीजन ब्लड में घुलता है, एक जगह पे ब्लड ऑक्सीजन को डिलीवर कर देता है। कहां पर ब्लड में घुलता है, तो भाई लंग्स वाले पॉइंट पर, एल्वेलाई वाले पॉइंट पर तुम्हारा लंग्स के भीतर से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर घुलाया जाता है। तो एक्चुअली वहीं पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। जबकि जब यही आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन कैरी होकर के और आपके टिश्यू पर पहुंचता है, बॉडी टिश्यू वाले पॉइंट पर पहुंचता है, तो वहां पे इसी ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसको तोड़ा जाता है, डिसोशिएट किया जाता है, इसमें से ऑक्सीजन को निकाल करके और बॉडी सेल्स के अंदर, बॉडी टिश्यूज के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आई थिंक तुमको अब ये बात भी समझ में आने लगी होगी। देखना जरा कि इस पॉइंट पर, देखना जहां पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा। यहां पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाया जाएगा। बात समझ में आया क्या। जबकि जहां पर इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर डिसोसिएशन ऑफ, जो कि अटेगा नहीं, इसमें मैं यहां नहीं लिखती हूं, अटेगा ही नहीं है, ठीक है, ऊपर लिख देती हूं यहां पर, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ HB4O8। ऑक्सी हेमोग्लोबिन यहां पर क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, और ऊपर में ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या किया जाता है, बनाया जाता है। यहाँ पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ब्लड के भीतर जब ऑक्सीजन आता है तो हेमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। यहाँ पर हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल निकल करके और सेल्स के भीतर जाता है। समझ गए बात को। तो ये 2 पॉइंट भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये पूरी बात भी समझ में आ गई कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता कैसे। अब तुम्हारे मन में एक और यहाँ पर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम ये जो साइन है, ये साइन आपने क्यों बनाया है एग्जैक्टली। अब तुमको इसका मतलब शायद समझ में आ भी रहा होगा, मैं अपनी तरफ से एक बार बता भी देती हूँ। देखो ये साइन ये शो कर रहा है कि ये प्रोसेस यहां से यहां भी जा सकता है और ये प्रोसेस यहां से यहां भी जा सकता है। समझ रहे हो बात को। मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब ये हो भी रहा है। सोचो यहां से यहां जाने वाला काम यहां पे चल रहा है और यहां से यहां जाने वाला काम यहां पे चल रहा है। तो आई थिंक तुमको अब ये साइन से कोई डाउट नहीं है। क्लियर है क्या कि किस तरह से ऑक्सी हेमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल फॉर्मेशन होता है। आई थिंक तुमको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। और एक और जरूरी बात जो तुमको याद रखनी है कि हेमोग्लोबिन के भीतर आयरन जो होता है Fe+2 आयन मौजूद होता है। तो आयरन का एक तरह से, ये आयरन का पिगमेंट है, इसको आयरन कंटेनिंग पिगमेंट भी कहा जाता है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कहा जाता है। इसी की वजह से आपका जो पूरा का पूरा ब्लड होता है उसका अपीयरेंस रेड कलर का हो जाता है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, है ना। और ये पूरे के पूरे ब्लड को आपका रेड कलर का अपीयरेंस देने में हेल्प करता है। एक और इंपॉर्टेंट डेटा जो यहीं पर समझ लेते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं, और वो होता है कि 100 ml अगर आप ब्लड लोगे, अगर आप 100 ml ब्लड लोगे तो उसमें आपको लगभग 15 ग्राम हेमोग्लोबिन मिलेगा। समझ रहे हो कितना मिलेगा, 15 ग्राम आपको हेमोग्लोबिन मिलेगा। और ये 15 ग्राम हेमोग्लोबिन करीबन करीबन 20 लीटर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। 20 लीटर O2 को क्या करता है, ये कैरी करता है। कैरी लिख देती हूँ, डिलीवर भी लिख सकते हो, ठीक है। 20 लीटर ऑक्सीजन को ये क्या करता है, कैरी करता है।
समझ रहे हो बात को? तो आई थिंक तुमको ये बात अभी समझ में आ रही होगी। ये ब्लड वाले चैप्टर में दोबारा हम रिपीट करेंगे, बट यहाँ पर आई थिंक पहले इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं है। चलो अब चलते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, वहां पर एक जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा था वो भी हमने देख लिया। अब ऐसा क्या होता होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जो जुड़ जाता है और उल्टे यहाँ आकर के वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है, समझ रहे हो? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जो पीछे शायद मैंने बताई थी कि ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का हीमोग्लोबिन से जुड़ने का जो कैपेबिलिटी होता है वो ज्यादा बढ़िया होता है, लगभग 20 से 25 गुना अधिक इफिशियंसी से आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड होता है। ऑक्सीजन से थोड़ा सा लेस कंबाइंड होता है इन कंपैरिजन टू CO2, है ना? लेकिन ऑक्सीजन से कंबाइंड होने के लिए फिर वो कौन से कंडीशंस मेंटेन किए जाते होंगे, वो कौन से कंडीशन वहां बनाए जाते होंगे कि हीमोग्लोबिन मजबूर हो जाता होगा ऑक्सीजन से